प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रश्न कारगर साबित होगा। यदि आप ये सब क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 से बात करते हैं। और हाँ, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो बना के आपके पास लाते रहेंगे। चलिए, मेरा प्रश्न है पहला, द्विघात बहुपद में बहुपदों की घात कितनी होती है? तो चलिए बतलाइए। 2। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योगफल कितना होता है? तो चलिए -b/a फार्मूला होता है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है? तो c/a। 4 क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक -3 एवं 4 हो, तो चलिए हम इसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि x का मान -3 दिया गया है और x का मान 4 दिए गए हैं। तो इसे हम हल करेंगे। तो बराबर की इस पर माइनस है, तो इस पर ले आएंगे तो प्लस में होगा। 3 बराबर 0। प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो माइनस में 4 होगा बराबर 0। इसको हम गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। x + 3 और x - 4। x में 1 से गुना करेंगे तो होगा x², और इसमें गुना करेंगे 3 में 1 से गुना होगा 3x, और इसे गुना करेंगे तो -4x, और माइनस प्लस -4 × 12। x², 4 में से 3 घटेगा तो -x और -12 हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। x² - x, x² यहाँ पर 4 नहीं होगा, 1 होगा। तो मेरा होगा x² - x -12। तो आगे हम प्रश्न नंबर बात करते हैं 5 की। तो 5 में दिया गया दो बहुपदों का योग क्या होता है? यदि दो बहुपद को हम योग करेंगे तो एक बहुपद मिलेगा। तो चलिए आगे प्रश्न में दिया गया है, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं? तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यांक होंगे। 7 प्रश्न कहा गया है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? बतलाइए। रैखिक घात की होती है अधिकतम घात 1। 8 प्रश्न है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा जिसका कोई भी हल ना हो? तो यह असंगत कहलाता है। प्रश्न में 9 दिया गया है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, कौन सी समीकरण कहलाता है? तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न में दिया गया है कि जब किसी समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा? तो हम जानेंगे कि संपाती होगा। तो चलिए आगे प्रश्न में कहा गया है 11 कि किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा? अद्वितीय होगा, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो आगे प्रश्न कहा गया किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होंगे? तो हम जानते हैं कि मूलों की संख्या 2 होती है, तो 2 होगा। वर्ग समीकरण में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर यानी d का मान क्या होता है? तो जानते हैं कि d का फार्मूला होता है b² - 4ac। प्रश्न 14 कहा गया है कि वर्ग समीकरण को हल करने के सूत्र के प्रणोक्ता कौन है? तो हम जानते हैं कि सीधी धाराचार्य है। तो प्रश्न नंबर 15 कहा गया है कि वर्ग समीकरण के चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि चर के अधिकतम घात वर्ग यानी स्क्वायर होता है, तो उसका घात अधिकतम कितना होगा? 2 होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 16 में। प्रश्न 16 है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो हम जानते हैं कि समान और वास्तविक होते हैं, यानी d का मान हमें 0 दिया गया है, तो समान एवं वास्तविक होंगे। जैसे d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो हमें बोला गया है किसी वर्ग का विविक्तर 0 हो, यानी d का मान
जीरो हो तो हम जानते हैं कि बराबर हो तो इसका नाम है वास्तविक और समान। तो आगे हम प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे कि वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से निश्चित अंतर पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी उसको बोलेंगे। आगे प्रश्न में बोला गया है 18 समानांतर श्रेणी के किसी पद का उसकी पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है। सर्वांतर, यानी पहले पद दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे उसको बोलेंगे सर्व अंतर। तो हमें 19 प्रश्न दिया गया है यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित न हो तो उसे क्या कहेंगे। तो उसको बोलेंगे अनंत श्रेणी, यदि पद सीमित ना हो तो। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो उसका एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बतलाइए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे प्रश्न 21 बोला गया है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम बोलेंगे एक्स के निर्देशांक या भुज। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो एक्स के निर्देशांक या भुज, यदि हमें यहाँ पर एक्स अक्ष से बोलता कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी तो वाई निर्देशांक होगा, और वाई से पूछेगा तो एक्स निर्देशांक या भुज बोलेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न 22 में कहा गया है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से बोलेगा तो वाई निर्देशांक या कोटि बोलते हैं, वाई के क्या बोल देंगे कोटि। यदि तीन संरेखीय बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि तीन बिंदु एक संरेख में हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 कहा गया है कि बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। प्रश्न 25 में हमें बोला गया है मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होती है। तो हम जानेंगे कि रूट अंडर x² प्लस y² होगा। आगे प्रश्न 26 में कहा गया कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं सभी वर्ग, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। आगे प्रश्न कहा गया है सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। हमें पूछा गया कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए आगे हमें कहा गया है कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 3 में से एक जरूर प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, इसे जरूर आप याद कर लेंगे। तो आगे हम प्रश्न कहेगा 30 समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। यदि समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आगे हमें प्रश्न दिया गया है 31 किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम जानते हैं किसी वृत्त से अनंत रेखा खींची जा सकती है। अगर यदि बाहर बिंदु उपस्थित हो तो सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आगे हम प्रश्न में बात करेंगे 32। प्रश्न 32 का है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। प्रश्न 33 कहा गया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे। यदि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको बोलेंगे छेदक रेखा। हम इस प्रश्न को शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि इसको समझाने का तरीका है क्योंकि यह प्रश्न सभी शॉर्ट है, क्योंकि यह प्रश्न सभी हम बतला चुके हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 34 में। एक वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो प्रश्न 35 कहा गया है वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध होगा। तो चाप बराबर फॉर्मूला होगा कोण गुने त्रिज्या। 36 कहा गया है क्वेश्चन वृत्त के अनुदिश एक बार में चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की क्या कहलाती है। तो एक वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको बोलेंगे परिधि। तो चलिए प्रश्न नंबर हमें बोला गया है 37 वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से सब परिबद्ध हो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। प्रश्न 38 कहा गया है एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा। तो नए ठोस का आयतन अपवर्तित होगा। तो आगे क्वेश्चन कहा गया है 39 शंकु छीनक के दोनों सिरे कैसे होते हैं। शंकु के जो छीनक होते कैसे होते हैं, तो वृत्ताकार होते हैं। जैसे बाल्टी, तो बाल्टी का आकार कैसा होगा, तो शंकु के छीनक का आकार होगा। 41 कहा गया कि संचयी बलवत्ता का
वक्र क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। प्रश्न 42 कहा गया है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। त्वरण कितने प्रकार का होता है? त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 44 कहा गया कि सभी संभव परिणामों का योग सदैव 1 होता है। 45 क्वेश्चन कहा गया कि एक साथ घटित ना होने की घटना क्या कहलाती है? तो परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है, एक साथ नहीं घटने की घटना। असंभव घटना की प्रक्रिया क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रक्रिया होगी शून्य। तो आगे क्वेश्चन क्या है 47, निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होता है? तो निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है। यदि किसी पासे को फेंकने पर उसकी फलक पर 7 अंक आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी फलक में 7 अंक नहीं हो सकती है, इसलिए प्रक्रिया होगा 0। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 से। प्रश्न नंबर 49 में बोला गया कि क्या किसी घटना की प्रक्रिया ऋणात्मक हो सकती है? तो नहीं। 50 क्वेश्चन क्या है? यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? तो प्रदर्शी समष्टि कहलाता है। संख्या 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो 32 जितने पर रेकरिंग हुआ उतना हम 9 नीचे लगाएंगे, तो 32/9। प्रश्न 52 कहा गया है पाई कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो 43 बटे, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो नीचे हम 2 शून्य लगाएंगे। तो 43/100। तो बोलेंगे कि 2 + 2√3 कौन सी संख्या है? हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट लगा है। आगे हम देखेंगे कि 0.121121112111 यदि डॉट लगा हो तो वह कौन सी संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 56। किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या कितनी होती है? यदि हम कोई संख्या रेखा बनाए तो उस पर कितनी संख्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे कि अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, तो अपरिमित। आगे हम बात करेंगे प्रश्न 57, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम योग करेंगे तो वह अपरिमेय संख्या ही होगा। आगे बात करेंगे घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? जिसका घात 1 हो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। आगे हम बात करेंगे 59, बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात कितना होगा? तो देखिए y का घात कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। क्या ये संख्याएं बहुपद है या नहीं? तो 1/x-1 या 3√x + 2x + 7 बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद वह संख्या होता है जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्योंकि बटे में है, यह भी रूट लगा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद वह संख्या होता है जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे x के पावर कुछ भी हो तो यह धनात्मक पूर्णांक है, या 2x के पावर तो यह धनात्मक पूर्णांक होगा, तो यह बहुपद होगा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 60 क्वेश्चन हो गया। आगे बात करेंगे 61, बहुपद px = x³ - 2x² + 3x + 4 कौन सी बहुपद है? तो हम जानेंगे कि त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि 3 लगा है तो त्रिघातीय होगा, 2 लगाएगा तो द्विघातीय, और कुछ भी नहीं लगाएगा तो रेखीय। तो चलिए 65 में बात करेंगे, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का एक शून्यंक -2 होगा। तो चलिए हम बात करेंगे, दिया गया x + 2 का गुणनखंड है तो हम लिखेंगे बराबर 0। तो बात करेंगे x बराबर प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो -2 होगा, तो क्या होगा? शून्यंक, एक शून्यंक होगा -2। प्रश्न नंबर 63 बात करेंगे, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो चलिए हम फार्मूला द्विघात लगाते हैं। द्विघात का फार्मूला होता है x² - α + β × x + α × बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस शून्यंकों का योग हमें कितना दिया गया? शून्यंकों का योग 5 दिया गया, तो लिखेंगे 5 और x और प्लस α × बीटा, शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल 12, तो लिखेंगे
12। तो हमारा कितना आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 64। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा। यदि दो चर रैखिक है तो उसका रेखा क्या होगा, सरल रेखा होगा। 65 में बात करेंगे, यदि 2x² प्लस p माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करिए। तो चलिए हम p का मान ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है एक मूल -3, तो इसमें हम x का मान बैठाएंगे। लेकिन 2x² प्लस px -3 बराबर 0। एक मूल हम कितना दिया गया, -3, तो लिखेंगे 2 गुने x का मान कितना लिखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x का मान कितना लिखेंगे, -3, और -3 बराबर 0। 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9, और प्लस माइनस 3 में p से गुना होगा तो 3p, और -3, 9 दूनी के 18, और -3 -p बराबर नहीं लगा तो 0 इसे लगाएंगे। 18 में से 3 घटेगा तो बचेगा 15 -3p बराबर 0। 15 प्लस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा 3p, 3 पचे 15, तो p बराबर कितना आ गया, 5। तो p का मान हम लिखेंगे 5। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 में हम x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो वह कौन सी होगा। तो हम जानेंगे कि यदि मूल समान हो तो उसका फार्मूला होता है। तो चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। यदि मूल समान हो तो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यदि मूल समान हो तो d का मान कितना होता है, 0, और प्लस वाली संख्या इस पर माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा b² माइनस 4ac, माइनस b मिलाएंगे स्क्वायर बराबर -4ac, माइनस में कैंसिल होगा तो हमारा होगा b² बराबर 4ac। तो देखेंगे b² बराबर 4ac। तो चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 67 में। यदि AP का प्रथम पद a तथा पदांतर d हो तो n पदों का योगफल क्या होगा। चलिए बताइए योगफल फार्मूला क्या होता है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो आगे प्रश्न हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आधार b और बराबर भुजाओं a हो तो b√4a² माइनस b²/4 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी दो भुजा बराबर हो। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यदि मूल बिंदु बोलेगा तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। आगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको हम तोड़ेंगे तो साइन किस में बदलता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस हमारा कैंसिल होगा तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा 90 बराबर थीटा, प्लस में आ गया थीटा 90 बराबर थीटा। थीटा कितना होगा 2 थीटा, 45 दूनी 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो चलिए हम लिखते हैं 45 डिग्री। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr²। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr²। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 73। यदि घन की एक भुजा a सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो हम जानते हैं घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या था, l गुने b गुने h। गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है तो 4/3πr³। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। आगे हम बात करेंगे यदि शंकु के छीनक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः r एवं r तथा ऊंचाई h हो तो छीनक का आयतन क्या का फॉर्मूला होता है। चलिए देख लेते हैं 1/3πh इंटू r² प्लस r² प्लस बड़की r इंटू छोटी r। आगे बात करेंगे प्रश्न 78। r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr²h। शंकु का पूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πrl प्लस πr²। आगे बात करेंगे प्रश्न 80। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है
2 पाई आर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात करेंगे 83, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 85, समान व्यास और समान ऊंचाई के शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होता है? तो जानते हैं कि शंकु और बेलन का अनुपात होता है 1:3। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 86 में। 86 में बोला गया माध्यक 3 गुना और माध्य के 2 गुना अंतर क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि बहुलक कहलाता है। तो चलिए हम बहुलक का फार्मूला देख लेते हैं। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यदि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि बहुलक 2.16 होगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो चलिए हम इससे बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। माध्य का फार्मूला सभी का जोड़ेंगे और जितना संख्या होगा उसे हम भाग देंगे। जोड़ना हमें आएगा 16/6। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगाएंगे। 16 का दिया 8 और 6 का दिया 3। तब इसे हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक सबसे निकालने के पहले आरोही क्रम में इसे सजाएंगे। तो 0 2 2 3 3 6। तो बीच में संख्या होता है उसे हम लिखेंगे। तो बीच में कौन सी संख्या होगा? 2 और 5। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5/2। तो माध्यक हमारा निकल गया 5/2। तो बहुलक का फार्मूला तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 गुने माध्यक कितना दिया गया? 5/2 माइनस 2 गुने माध्य कितना निकला है? तो 8/3। पति 15/2 माइनस 8 दूनी 16/3। 2 3 के एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो 3/15 45, 3 को 6, 16 दूनी के 32। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13/6। इसको भाग लगाएंगे 2.16। तो हमारा आंसर होगा 2.16। तो चलिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 88, 3 4 0 3 4 5 का बहुलक क्या होगा? तो इसी तरह आप बना लेंगे। तो 4.16। आगे हमें प्रश्न दिया गया है 89 में कि 5 6 7 6 4 2 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका हम पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। जो बीच में संख्या आएगा उससे हम माध्यिका निकालेंगे। तो कितना होगा? 5। तो चलिए आगे प्रश्न बात करेंगे 90, 1 3 0 3 1 1 3 का बहुलक क्या होगा? जिसकी संख्या सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। 3 1 कितने बार आया है? देखिए 3 बार आया, इसलिए बहुलक होगा 3। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो चलिए हम 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। तो 3 सम माध्य का फॉर्मूला होगा यानी 3 सम। तो 2 4 6 3 सम हम ले लिए प्रथम शुरू से /3। 1 2 3 है तो भाग लगाएंगे 6 4 10 2 12/3। 4 3 12। तो कितना होगा? हमें 4। 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो चलिए हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। 1 से बोला गया है तो 1 2 3 बटे कितना होगा? 3। तो 3 2 5 1 6/3। तो कितना होगा? 2 होगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 93, यदि x 3 4 और 5 का माध्य दिया है 4 तो x का मान क्या होगा? तो चलिए हम माध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्य का फार्मूला हम लगाएंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारा आंकड़ा दिया गया है x 3 4 और 5 का माध्य दिया गया है 4। तो लिखेंगे 4, सभी को जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 प्लस x बटे 4। तो जल्दी से गुना करेंगे 12 प्लस x और 4 4 को 16। x बराबर 16 प्लस की संख्या माइनस में 16 में से 12 कटेगा 5। कितना होगा? तो लिखेंगे 4 होगा। तो हमारा आंसर होगा x का मान 4। 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो चलिए हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो कितनी हमें घटना प्राप्त होगी? यदि हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हमें हेड 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 या हेड हेड टेल या हेड टेल हेड या टेल टेल या टेल हेड या टेल हेड टेल या हेड टेल टेल या टेल हेड हेड हमें आएगा। तो हमें बोला गया है कम से कम 2 हेड। तो चलिए हम गिनते हैं। तो इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 हेड है और आगे देखेंगे तो इसमें 2 हेड है। तो कितनी बार हेड आने की संख्या है? तो 1 2 और 3 अब 1 4। कुल कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 8। कम से कम 2 हेड
आने की प्रयोगिता कितना होगा 4। तो प्रयोगिता निकालेंगे तो प्रयोगिता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 4/8 लगाएंगे तो 4 दूनी 8 1/2। आगे लिखेंगे 95 यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE नॉट बराबर क्या होगा। तो एक पासे की फेंकने 6 आने की प्रयोगिता क्या होगा। तो हम जानते हैं एक पासा में 6 कितनी बार होता है तो एक बार। तो अनुकूल परिणाम हुआ 1/6। एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयोगिता का 2 से बड़ी कितनी संख्या हो, जैसे 3 4 5 6, तो कितनी संख्या होगा 4। तो 4 बटे जैसे 2 से बड़ी हमें बोला गया है तो 2 से बड़ी कितना होगा 3 4 5 6 और कुल कितनी संख्या होती है 6। तो 1 2 3 4/6 2 से भाग लगाएंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 तो 2/3। 98 यदि किसी घटना E की प्रयोगिता 0.05 हो तो PE नहीं की प्रयोगिता क्या होगा 0.95। आगे हम बात करेंगे कि -3 -4 किस चतुर्थांश में है। तो जानेंगे कि यदि दोनों माइनस लगा हो तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। आगे बात करेंगे 3 5 में भुज का मान क्या होगा। यदि हम जानते हैं कि पहले x का मान होता है और बाद में y, तो हमें बोला है कि भुज कितना होगा। तो पहले होता है x यानी भुज बराबर 3 होगा। यदि कोटि बोलता तो कोटि 5 होता। तो हम 100 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आप ये परीक्षा से पहले सभी प्रश्न याद कर लेंगे, क्योंकि याद करने से सभी प्रश्न कारगर साबित होने वाला है। यदि आप याद सभी अच्छे से कर लेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक। थैंक यू।